हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी न्यूज चैनल पर। चलो जानते हैं क्या होता ही मिडल ईस्ट वॉर में। सरसरी तौर पर गाजा में पसरी खूनी फिजाएं रुखसती की ओर बढ़ती दिख रही है। साथ ही समझौते और मध्यस्थता की उम्मीदें अब ठोस आकार लेने लगी है। एक तरफा तौर पर हमास इजरायल की ओर झुकाव बनाता नजर आ रहा है। हाल ही में हिजबुल्लाह के खास मुहाफिज हसन नसरल्लाह का ऐलानिया बयान सामने आया कि वो अपने मारे गए 500 सिपहसालारों की मौत का बदला लेने के लिए मैदान में नहीं उतरेंगे। खास ये भी है कि अपने बयान तस्दीक कराने के लिए उन्होंने हलाक किए गए इजरायली बंधकों की लाशें इसराइल को बाइज्जत सौंपने के फरमान भी जारी किए। तेहरान में खुल सकता है इजरायल की जंगी मोर्चा। हिजबुल्लाह और हमास ने बैकफुट पर जाने का जो ताना बाना बुना है, अगर वो कामयाब हो जाता है तो भी तेहरान और तेल अवीव के टकराव को रोकने वो पूरी तरह नाकाम रहेगा। इस साल में कई ऐसे मौके आए जब लगा कि दोनों मुल्कों की दुश्मनी से पश्चिम एशिया का जरा जरा जंगी आग में झुलसेगा। ज़मीनी सच्चाई ये है कि दोनों ही मुल्क आने वक्त में होने वाली किसी भी तनातनी को रोकने की मंशा नहीं रखते। दोनों को शांत रखने के लिए शांति समझौतों की दरकार होगी, जो कि मौजूदा हालातों में नामुमकिन सी बात है। जिस तरह तेहरान ने अपने प्रॉक्सियों की मदद से रणनीतिक घेरेबंदी बना रखी है, उससे साफ है कि पुख्ता तौर पर दोनों ही क्षेत्रीय ताकतें जंग की खूनी राह पर बढ़ रही है। करीब बीते 40 सालों से दबे छिपे दोनों की रंजिशें कायम हैं। इन 4 दशकों के दौरान कई बार हालात ऐसे भी बने कि कभी लंबे वक्त तक सीज़फायर रहा तो कभी दोनों को ही नपातुला नुकसान सहना पड़ा। कई मोर्चों पर लंबी लड़ाइयां लड़ सकता है आईडीएफ। साफ है कि इजरायल और ईरान के बीच सीधी जंग जैसी बात अब नामुमकिन नहीं रही, जैसा कि पहले कयास लगाया जाता था। बीते साल 7 अक्टूबर को हुए हमले से कई बातें साफ हो चुकी है। इजरायल विरोधी खेमों की ओर से हुई इस कार्रवाई ने तेल अवीव में आशंकाओं के नए बीज बो दिए। इन्हीं आशंकाओं को इजरायल ने अपने वजूद के लिए बड़ा खतरा माना। इसके खिलाफ हुई जवाबी कार्रवाई में इस्राएली नीतिनियंताओं ने बेहद अलग नजरिया अख्तियार किया। अपने अलग नजरिया के तहत तेल अवीव ने ये संदेश पूरी दुनिया को दे दिया कि अगर कोई भी इस्राएली संप्रभुता को चुनौती देता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू की नीतियों ने ये भी साफ कर दिया कि वो हमास का नामो निशान मिटाकर ही दम लेंगे। इससे क्षेत्रीय स्तर, खासतौर से मध्य पूर्वी एशिया में पर उनकी युद्ध निवारक नीतियों की छवि मजबूती से बहाल होगी। क्षेत्रीय महाशक्ति होने के साथ ही आईडीएफ ने अपनी कुव्वत को भी साबित किया। अब दुनिया जानती है कि तेल अवीव एक साथ कई सामरिक मोर्चों पर लंबी लड़ाइयां पूरी काबिलियत के साथ लड़ सकता है। जारी नाजुक हालातों के बावजूद भी इजरायली सेना गाजा, यमन, वेस्ट बैंक, ईरान और लेबनान के मोर्चे पर डटी हुई है। बेमिसाल है इजरायल की जंगी काबिलियत। भले ही तेल अवीव पर बंधकों को छुड़ाने का बड़ा तनाव हो, लेकिन इन सबके बीच इजरायली खुफिया एजेंसियों और सैन्य बलों ने अपनी बेमिसाल जंगी लियाकत का मुजाहिरा पेश किया। अपनी शानदार रणनीतिक काबिलियत के बूते आईडीएफ ने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कई नेताओं को ठिकाने लगा दिया। लेबनान की सरजमी पर घुसे बिना ही उन्होंने हिजबुल्लाह के कई बड़े नेताओं को मौत के घाट उतार दिया। इससे भी बड़ी कार्रवाई को उसने तेहरान में अंजाम दिया, जहां उसने ईरान में हमास के बड़े चेहरे और सुन्नी कट्टरपंथी ताकतों के रहनुमा इस्माइल हनियह बेदर्दी से मार गिराया। वैचारिक विभाजन के बावजूद इजरायलियों में बढ़ी एकजुटता वामपंथी सरमाएदारों समेत इजरायल में एक बड़ा तबका अभिजात वर्ग का भी है, जो कि नेतन्याहू और उनकी सोच का समानांतर समर्थन करने वालों को खासा नापसंद करता है। आईडीएफ और अर्धसैनिक बलों में बढ़ती जख्मियों की तादाद और अरबों डॉलर के नुकसान से लड़खड़ाती इजरायली अर्थव्यवस्था के बावजूद इजरायल की ये जमात एकजुटता से अपने वजीर आज़म के साथ मजबूती से खड़ी है।
हमास को अभी तक न खत्म कर पाने के बावजूद इन लोगों ने अब तक नेतन्याहू को जंग रोकने के लिए दबाव नहीं बनाया है। साफ है कि इस धड़े की वैचारिक निष्ठा और आत्मीयता की अतिरंजना अभी भी नेतन्याहू की नीतियों के साथ बनी हुई है। तेहरान को करना चाहिए आत्मंथन। गाजा में अतिसक्रियता इजरायल का अपना मामला है। इससे इतर अगर तेहरान से उसकी टकराहट होती है तो पश्चिम ताकतें तेल अवीव के साथ खड़ी होगी। इजरायल वॉर कैबिनेट मंत्री बेनी गेंट्स के हालिया बयान से साफ है कि उनका मुल्क पहले से कहीं ज्यादा और बड़े पैमाने पर किसी भी संघर्ष के लिए तैयार है। खास ये भी है कि इजरायली नौसेना का जंगी बेड़ा तेहरान के खिलाफ पूरी तरह तैयार और मुस्तैद है। इजरायल का ये जंगी बेड़ा पश्चिम एशिया का नायाब हथियार है। जंगी बेड़े की तैनाती के साथ तेहरान को ये पैगाम भी दे दिया गया है कि उसकी ओर से उठाए गए एक भी गलत कदम की उसको भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ ईरान के सिर पर क्रेमलिन का हाथ है। हाल ही में मॉस्को की ओर से कई बयान उसके पक्ष में आए। एकाएक कई रूसी आला अधिकारियों ने तेहरान का दौरा किया और किसी भी संभावित हवाई हमले की सूरत में मदद का पूरा भरोसा भी दिया। ये तस्वीर 1973 योम किप्पुर जंग से बेहद अलग है। उस दौरान भी इजरायल ने एकीकृत अरबी ताकतों को पछाड़ दिया था। बहरहाल ईरान को खुद से सवाल पूछना होगा कि क्या वो आमने सामने की लड़ाई में तेल अवीव के सामने टिक पाएगा या फिर उसे इस राह पर आगे बढ़ने के लिए अपनी काबिलियत और कुव्वत बढ़ाना होगा। इजरायल में युद्ध की तैयारियां जोरों पर। एक बार ये माना जा सकता है कि गाजा में इजरायल अपनी तोपों को शांत कर सकता है, लेकिन ईरान और हिजबुल्लाह से टकराने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। अपनी मंशा को अमली जामा पहनाने के लिए इजरायल हर तरह से तत्पर है। इसके लिए वो हथियार के साथ नए बंकर तैयार कर रहा है। एयर डिफेंस नाकाम होने की सूरत में सेकेंडरी प्लान क्या हो, इस पर भी वो तेजी से काम कर रहा है। खाना पानी रणनीतिक रूप से इकट्ठा किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक ग्रिड तबाह होने की दशा में इमरजेंसी पावर बैकअप की फौरी बहाली का भी खाका खींच लिया गया है। साइबर हमलों को रोकने में तो उसे महारत हासिल है। इस मोर्चे पर इजरायली साइबर आर्मी पूरी दुनिया पर लगभग भारी है। तेल अवीव की सामरिक नीतियों से वाकिफ है तेहरान। अपने पैदाइश के साथ ही इजरायल को सीरिया, जॉर्डन और मिस्र जैसे ताकतों का सामना करना पड़ा था, इसलिए उसकी सामरिक रणनीति क्षेत्रीय रूप से खुली जंगों की केंद्र में रखकर बनाई गई। अब ये रणनीति सीधे ईरान की दहलीज पर निशाना लगाए हुए है, जिसे इजरायल अपने वजूद के लिए बड़ा खतरा मानता है। इसके पीछे की बड़ी वजह ये भी है कि तेहरान लगातार परमाणु सैन्य क्षमता और मिसाइल तकनीकों की संभावनाएं तलाशा रहा है, जिसकी संभावित जद में इजरायल के कई बड़े शहर हो। ये कथित कवायदें साफ करती है कि IRGC के निशाने पर इसराइल है, न कि उसके जंगी सहयोगी। नपे तुले कदमों के बावजूद ईरान को भी लगे झटके। गाजा संघर्ष में तेहरान हमास की हिफाजत करने में पूरी तरह नाकाम रहा, बावजूद इसके कि उसने हिजबुल्लाह को काफी हद तक इस प्रकरण से दूर ही रखा। जॉर्डन में भी IRGC मोर्चा खोलने में कामयाब ना हो सका। यमन में ईरानी मंसूबों थोड़े बहुत कामयाब हुए जब हूतियों ने इजरायल को निशाना बनाते हुए होदेयदा बंदरगाह के अहम हिस्सों को तबाह कर दिया। सीरिया में तेहरान को उस वक्त झटका लगा जब उसके समर्थित मिलिशिया गुटों को सीरियाई सरजमी का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। दोस्तों, इस चैनल को शेयर करो, पोस्ट लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो।